इनफैक्ट जो असली एजुकेशन हुई थी वो आधारिक विद्यालय तक हुई थी, जिसमें गांव के सारे काम जितने होते हैं, पानी लाना, पनेरे से पानी लाना, और आपके थोड़ा हल उसके खेत पे भी जाना, खाना लेके जो हले और उनके लिए उनके खेत पानी ले जाना, और उस पे ये हल लगाने के बाद एक पाटा होता है, उसको जोल जी, कहते हैं, जी सर। तो उस पे पाटा पे बैठना, तो और सुबह-सुबह पंधेरे में जाके नहा के साथ में एक बंठी पानी भी लाना। तो उस टाइप की वो ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग जो जो रियल फील ऑफ द उत्तराखंड। अब फिर स्कूल में जाके जो उस समय टीचर जो होते थे वो बड़े डेडिकेटेड टीचर होते थे। वो जैसे हमारे हेडमास्टर साहब थे बचीराम जी, इसके सुमाड़ी गाँव के, तो वो पर्सनलाइज़ होता है। अगर वो एग्ज़ाम के दिन है, 5वीं का बोर्ड है, तो वो वहीं स्कूल में ही रुकेंगे, आपको रात में पढ़ाएँगे। पिटाई भी होती थी, बट देन उनका वो था, जो डेडिकेशन था कि हमारा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए बोर्ड स्कूल में। जितना आप दिल्ली में कहीं और कमाएँगे, यूथ के लिए खासकर मैं कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा आप अपने बढ़िया एनवायरनमेंट में घर में रह के, गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ लेके, उससे ज़्यादा कमा सकते हैं और हेल्दी एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। जैसे कोई डिसीजन जो है, आपने नॉर्मली आप कारण नहीं पूछ सकते, लेकिन वो एक सेक्शन 4(1)(d) है, उसमें ये है कि कोई आपने जनरल पब्लिक की कोई इश्यू, कुछ आपने किसी मिनिस्टर ने या किसी सेक्रेटरी ने वो किया है, तो उसको वो कारण भी बताना है कि ऐसा उसने क्यों किया। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, या पानी राइट। का है, बिजली का है, कुछ ऐसा है। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड people are getting benefited by this by and large, and officer, the administration and the government is also is aware of this, that this information could be asked by anyone at any point of time. इंटरेस्टिंग एक चीज इसमें ये हो रही है कि जितने हमारे लोग उत्तराखंड से बाहर हैं जी, और उत्तराखंड के रहने वाले हैं और थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो अपने गांव की इंफॉर्मेशन जरूर पूछ रहे हैं ज़रूर कि क्या पूछें। हुआ। हाँ, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग। आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो अ, उत्तराखंड से हैं और बहुत सालों से सिविल सर्विसेज में हैं, बहुत डिपार्टमेंट्स में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सर ने अपना करियर 1976 से स्टार्ट किया। उससे पहले मैं ये बता दूँ, सर आईआरएस हैं, जो रिटायर्ड हैं आईआरएस सर्विसेज से, बट इज़ स्टिल एक्टिव इन सर्विसेज। He started his career with Balapur Industries in 1976. बल्लारपुर, बिल्ट, Ballarpur, यस। Ballarpur, sorry sir. Then he's worked with central government as additional PS to Minister Water, Resource and Parliamentary Affairs, and as an OSD to Minister Road and Transport, Highways, and in the Uttarakhand government also as OSD to Chief Minister, and then as an Investment Commissioner. Sir has worked as an IRS officer in Customs and Central Excise at various capacities. And lastly, he worked as a Commissioner, Settlement Commission, New Delhi, and retired in 2016, and then was appointed as an State Information Commissioner for Uttarakhand. सर के बारे में हालांकि ये मेरे को जितनी इंफॉर्मेशन है बड़ी छोटी है. I'm sure his services and his to the nation and even to Uttarakhand and otherwise to the Central Excise and Customs as an IRS officers are elaborated. We'll hear it from him. I would invite sir and welcome sir for sparing his time for the interview. Sir, I would like to start with, अगर आप थोड़ा सा अपना early education के बारे में बता पाएं और ये बता पाएं sir, what motivated you to take civil services? Thank you very much, Rawat. ये it was just providence. ये कोई बहुत planned हमारा नहीं होता, जैसे सारे उत्तराखंडियों के साथ होता है। जी, ये कोई बहुत हमारा जो करियर जो स्पैन हुआ, ये कोई बहुत क्राफ्टेड एंड पहले से डिजाइन टाइप नहीं था। ये Okay. इट फ्लू लाइक वाटर, वो जैसे बहता चला गया, हम उसमें बहते चले गए। ये उस किस्म का मामला है, जो कि लगभग हर उत्तराखंडी का, जो हमारी जनरेशन तक है, शायद उनका वैसे ही रहा हो। अब आगे वालों का तो बड़ा प्लान टाइप का, हम लोगों का तो पानी की तरह है, बहता गया, उसने रास्ता अपना पकड़ना, उसमें आगे चलते चले गए। तो हमने हमारी बेसिक एजुकेशन जो है वो जो शुरू की प्राइमरी एजुकेशन तो आधारिक विद्यालय की है। गांव में आधारिक विद्यालय होते थे पहले,
जी जो दर्जा 5 वाले जो हैं। जी 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 और उसके बाद उसमें हम लोगों का जो इनफैक्ट जो असली एजुकेशन हुई थी वो आधारिक विद्यालय तक हुई थी, जिसमें गांव के सारे काम जितने होते हैं, पानी लाना, पनेरे से पानी लाना, और आपके थोड़ा हल उसके खेत पे भी जाना, खाना लेके जो हले वालों के लिए उनके खेत पानी ले जाना, और उस पे ये हल लगाने के बाद एक पाटा होता है, उसको जोल जी कहते हैं, जी सर। तो उस पे पाटा पे बैठना, तो और सुबह-सुबह पंधेरे में जाके नहा के साथ में एक बंठी पानी भी लाना। तो तो उस टाइप की वो ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग, जो रियल फील ऑफ द उत्तराखंड, जी वो उस अब फिर स्कूल में जाके जो उस समय टीचर जो होते थे वो बड़े डेडिकेटेड टीचर होते थे। वो जैसे हमारे हेडमास्टर साहब थे बचीराम जी, इसके सुमाड़ी गाँव के, तो वो पर्सनलाइज़ होता है। अगर वो एग्ज़ाम के दिन है, 5वीं का बोर्ड है, तो वो वहीं स्कूल में ही रुकेंगे, आपको रात में पढ़ाएँगे, पिटाई भी होती थी। बट देन उनका वो था, जो डेडिकेशन था कि हमारा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए बोर्ड स्कूल में। तो उस किस्म का डेडिकेशन था, और वो पर्सनलाइज़ था। वो उसमें कोई लाग लपेट नहीं थी। वो उस टाइप की वो हम लोगों को एजुकेशन रही, और लकीली हमारा ठीक था पढ़ने में, इसलिए हमारा वो मुझे याद है कि हम 12 स्कूलों का बोर्ड था 5वीं का, और आई केम फर्स्ट इन द 12th। 12 स्कूलों के में मैं फर्स्ट आया था। तो वो ओके दैट वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड, एंड प्रोबब्ली सक्सेस का जो पहला सोपान जो था वहां से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बहुत बाद बढ़िया। हमारी जो सेकेंडरी स्कूल ये हरिद्वार में हुई, और उसके बाद ग्रेजुएशन करके फिर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में चला गया था। वहाँ पर हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी में। और फिर वहाँ से जब मैं हम लोग कैंपस में ही थे, आई स्टूड थर्ड इन द इंस्टीट्यूट। ओके उसके हमको पिकअप कर लिया गया था इंडस्ट्री से, बल्लारपुर से। बिल्ट वाज ए थापर ग्रुप की कंपनी थी, जी जी बल्लारपुर इंडस्ट्री, यमुनानगर में। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, मेरी पहली तनख्वाह 2200 रुपए थी सन 76 में। आई वाज इनकम टैक्स पे इन द वेरी फर्स्ट ईयर। जबकि ग्रुप ए ग्रेट ऑफिसर की ग्रेट 1300-1400 रुपए होती थी। सो दैट वाज, दे वर वेरी गुड पे मास्टर, सो दैट वाज वंडरफुल। सो उसके बाद फिर आई गॉट वन स्कॉलरशिप फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर मैं नॉर्वे चला गया पढ़ने। ओ ग्रेट नॉर्वे में वहाँ 1 साल का, 1.25 साल का वो था, स्कॉलरशिप था। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट था। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे ट्रोंडहाइम जगह है, उनकी एक ही यूनिवर्सिटी है, ओके जैसे आईआईटी है यहाँ पर हिंदुस्तान में, वहाँ पर ये वो थी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे ट्रोंडहाइम। ओके सो वो वहाँ पर हम लोगों का 1 सवा साल का वो रहा, and got the post diploma in pulp and paper, and basically cellulose technology थी वो। तो ओके उसमें because they were the pioneer at that time, so I just got that scholarship and got it. So उसके बाद जो है, in fact before going there I had written an exam for the UPSC. uh, I came from a different stream. It was a technical expert. They wanted to have the service. Since I was a paper technologist and cellulose technologist, so they wanted to have this as a cadre. So ओके I entered into that, and I wrote exam and I passed, and I was interviewed also before that, and then I went to Norway. So I got my appointment letter for this department in Norway. so so that is, then ओ I got the extension also. So ओके I joined after almost 6 months. That was way back in 79, 80. So and that was a group B actually. We never knew what this all about was, because my pay and allowances which I was drawing was much higher than what I got when I came into the service. And I didn't know what it was actually. I wrote the exam, passed. There was an interview in the UPSC, but the result came when I was doing my post graduation, for which then I got the extension also, and then I joined in Indore way back in 1980. ओके So then
from there on, you see, in the department, I have seen 3 phases. In our time, I don't know when you started practice in custom excise, but in 80s up to 86, if I'm not mistaken, 86 or 87, it used to be tariff item, TI. Yes. So, and TI 68 was the one which was not anywhere elsewhere. That was in TI 68. So there was 67 was the tariff items and 68 was the residuary item. So Okay. that was that. So that was one phase. Then came this chapter and chapter note and a chapter heading and this one. Then HSN came into the picture. So harmonized system of 85 that tariff came into picture, I think 85. yeah. First was tariff item was TI, then chapter and all this thing. They all came later. I think I think it was 86, 87 sometime. Yes, sir. Yes, 85 ka tariff act hai. 85, yes. Yes. And then this modvet thing came, and Right. that was a very new thing that time. And then eventually, when I left the service, then it was the GST. GST. So I have seen all the 3 phases. Yes, sir. And in our time, this used to be largely for the evasion prone item. This used to be physical check. Yes. I mean, the clearances were physical. You know, that time the big industries where there was physical control, they by law they were supposed to give it accommodation in their factory or wherever in the this Right. thing. So that was the time we saw, and it was wonderful. But all the phases, they had their own plus and minuses. And so is now, though now also there are. It has yet to streamline. I saw that your other video conferencing also, and where Mr. Barthwal had given the large perspective, and so was others also. So that is that. So that's how it happened. But I didn't plan anything, to be frank. It happened, but only thing what we did, whatever I was doing, I put my best into it. That was it. Yes. Sir, Yes. briefly, you answered my second question also. I just wanted to have your views, as you already shared what was your experience being in the department. Yes. How do you see the change in Kannauj scenario? You might be talking to officers of current cadre and current system also. Yes. Are they really in because the system has not changed since your days? Technology has more come into play. Older officers are not that technology savvy. The new ones are still very technology savvy. How do you see that? What are your views on that, sir? See, by and large, the new officers, they are coming, particularly at the cutting edge level at inspector, are all B.Tech and Bs. So Right. mostly, and they are all engineers and tech savvy. So Right. they find it rather easy to handle things, whereas it is slightly difficult for older people to get into that groove smoothly. But they have also picked up the rope. Issue is, it has all changed. You know, earlier that it used to be more of a control kind of thing. Right. In earlier regime, it was more of a enforcement was more into the rather than enforcement was more in vogue rather than which is in the present regime, which is present system. Things are in a different note now. How do I say that? Now it is more of self-regulation. Right. So in our time also, earlier physical control, then came the self-appraisal. I mean, they would themselves calculate Self-assessment basis. self-assessment thing that Right. came in our time. We had seen that earlier. First, the assessment would be done by the officer, and then it will flow. Then Right. came the self-assessment. So those things have come, and it is almost the extension of the same. Okay. But things are, I mean, it is for the young boys. They have picked up very fast, and I believe that is how it is flowing. And Right. and the revenues are also
or mopping up to the extent it is desired to be, but then probably it's falling little short, but that's because of the market condition and Market conditions, right? and you know what is this COVID thing that's Right. happening now. So well, by and large, things are okay. But any new thing that happens, it is first registered, first then stayed for a month, then it is Right. enjoyed. Right. So right. that is how it is, and I think it will do well. It looks We should like. give it time. That is what it feels, because it's still Quite. very early as a system. That is what it is. Any change is always registered Right. Right. by the trade, by the officer, by everybody, and then eventually when they get into it, they have the hand on it, then they start enjoying, and then probably the ease of doing business Yes. is the motto of the government, is the motto of the officer, is the motto of the industry also. So Right. so fast, and you have to cope up with, and you have to be in sync with the world, the businesses World economy. elsewhere. Yes. Yeah, Exactly. world economy. Exactly. You have to be in tandem with them. Right, sir. Thank you so Yes. much for those views. Now I'll come more to the current service thing that you are employed with. I want to ask you, as more regard as to the RTI function, how do you think that RTI as an act has evolved over the period since 2005 when it was implemented? And do you see that there are more awareness as regard RTI since its inception? Yes, it has. It has traveled almost now from 2005. Then this is 20, almost 15 years. It is, to my mind, so having been in the department and seen a little bit of a legal side of that, this is one of the finest act that government has enacted, in the sense that it is the most crisp, and it just have 31 sections, Right. precisely 29. The 30 and 31 they were just there when they elapsed in the 2005 Right. itself, within 2 months. And this is one of the finest act, with almost 11,000 words in it and Right. 31 sections. And it, जैसे कहते हैं ना वो गागर में सागर है, इसमें it's a small act, but then says so many things. It encompasses lot of things in it. Okay. And it has been really one of the finest thing that has happened in this country, because I find here in Uttarakhand particularly, where I'm the commissioner here and doing this hearings for second appeal with us, second complaint with us. Lot of things, it is like this. Earlier, the files that were with the officer, it was a blank. I mean, it was only the officer would know, or his hierarchy would know. The public at large would not know anything, what has been written, what is not written, and how the decision has been taken or not taken, for that matter, or even not seen also. Now what is that? You can have the entire file, right from note sheet till the end to end, isko kehte hain. Okay. From page 1, from note sheet side till the end to end, you can have the entire file at your residence, just by sending one application with a 10 rupee note, right, or a 10 rupees fee, this fee, and then whatever the additional expenses they ask for, the 2 rupees per copy. Right. If they give you within 30 days, if they don't, then they have to give it free. Okay. So that way, I find from the villages here, so many people, at many of the occasions, we find that suppose in the files they have written that they made a pond or a pool or something, but only on the papers. Say 2-kilometer pool there, and they booked some 15 lakh rupees in that. But in fact, that pool was never made. So what is the provision in this act is, you have a power to inspect the work also. Okay.
You have the power to inspect the document also. ये सब्सटैंशियल पावर है किसी भी एक्ट की. Use. So what people are, बिल्कुल. what I also tell the village folk is, you ask for this under this act under section 2, that I want to inspect the work that you have done, for which you have booked so much of rupees. And when they go on they are supposed, by law, they are supposed to be going to the spot, measuring that, and a joint inspection. Yes, it is, whether it is there or it is not there. Now, if it is not there, then he writes to his controlling authority, look, and the RTI Act, I had asked for this inspection. We did the joint inspection. There is absolutely nothing has been done on this work. And so much 15 lakh or whatever X amount of monies is booked against this. So you now please inquire, recover this money and take the action against this officer. So Okay. officers are shit scared of this inspection. The inspection you can do of the work, you can do of the files, and you can also take the photocopies. You can scan it, and and that is what it is. So you have the entire file with you. You can inspect the work. What else you want? Exactly. But only thing, you have got to know what the provisions are. Many people, they do not know. Only this requires actually a bit of they have to circulate among the men folk. They have to have the, and then officer also have to have the training. And इसको प्रचार प्रसार चाहिए इस एक्ट का, जो अभी काफी कुछ हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि जो अभी गांव-गांव में पहुंच सके. कुछ लोगों को अब हमने ब्लॉक लेवल पे और इनकी अच्छी ट्रेनिंग कर दी है इनकी. और जो हम लोग करते रहते हैं इसको अलग-अलग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, इनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते रहते हैं और उसमें इनकी ट्रेनिंग कराते हैं. इनको बताते हैं क्या प्रोविजन है, क्या मांग सकते हैं, क्या नहीं मांग सकते. जैसे क्या नहीं मांग सकते, इसमें हमारी एक धारा सेक्शन 8 और 9 है. उसमें आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो नहीं मांग सकते. पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका, जैसे आपका क्या बीमारी है, क्या आपकी इनकम है, क्या आपके इन्वेस्टमेंट है, क्या ये जो which has nothing to do with the public, राइट. that you cannot ask for. तो ग्राम प्रधान लेवल पे अगर मैं बात करूं तो सर उसने क्या क्या काम कराया है उसका ब्यौरा मांगा जा सकता है. इनफैक्ट अभी तो ये भी है कि यहाँ सेक्शन 4(1)(b) है इसका, उसमें दे आर सपोज टू बी गिविंग this information, whatever they have done with the public money, they should be hosting it on their website actually. Okay. So everybody knows it. So you see the principle is, cardinal principle is maximum disclosure and less of maximum disclosure and less of the info that is to be kept. Okay. And what are those, like section 8 gives you 7-8 instances की, जैसे कोई country का issue है, कोई security का issue है, तो वो उसके कुछ अलग अलग provisions हैं जो नहीं देने हैं. तो section 8 and 9 that deals with it. But as far as the general this thing, the only thing, the personal information is not required to be given, and then information has to be obtained from a government agency. ऐसा नहीं कि आप किसी भी दुकान का पूछ लो कि साहब फला दुकान में क्या हुआ, या उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक फंडिंग से हुआ है, पब्लिक मनी से जो काम हुए हैं, उसके बारे में आप सारा पूछ सकते हैं. ऑफिसर को भी सारी डिटेल पूछ सकते हैं, उनकी ट्रांसफर क्या है, पोस्टिंग क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या एक्सपीरियंस है इनका. यहाँ पर जैसे उत्तराखंड में कई टीचर्स जो हैं वो बाहर के आए, उन्होंने फेक सर्टिफिकेट पे टीचर बन गए. अब बहुत सारे पकड़े जा रहे हैं, उसकी आरटीआई के थ्रू पकड़े जा रहे हैं. वो सारे जब वेरिफिकेशन भेजे तो सब फेक निकले. वो थे ही यूनिवर्सिटी जहाँ से पास दिखाया उन्होंने. इस तरह से इसका एडवांटेज तो है काफी, पर ऐसा भी है, इसका फ्लिप साइड भी है थोड़ा बहुत, कि जो कुछ थोड़े बहुत आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए हैं, वो एक्टिविस्ट होना बहुत अच्छा भी है, आरटीआई होना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए, लेकिन कुछ बहुत एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज ये है कि वो
they do undesirable thing. They ask for seek for unwanted information. वैसे कुछ भी no information निकलवा unwanted दो. भी नहीं, wanted भी हो, पर उसमें क्या है कि then they sort of to the officer and to the they ask for you know, let us put it this way, sort of blackmailing. Right. And then they will say no, we are, once their work is done, otherwise they say I'm now satisfied with the information, I do not want any more information. So those things are there, but that any act has that exactly. वो तो होता ही है सर. it is not वो element हर जगह present रहता ही है थोड़ा बहुत. हाँ, वो तो, so there is nothing very special about it. It is in every act, and it happens like that. But it is very minuscule percentage, I would say. If it is maybe less than 1%, so that's okay. And we as an experienced officer, we can और in आयोग जहाँ भी हैं commissions हैं, तो इतने सारे रोज experience हो जाता है, तो we can just find out from the very moment they come for the hearing. Right. The first delivery they have there from their mouth, we can just judge what is he up to. So we deal with accordingly, and we protect the officer also at some times. But it is there. सर, मोर और लेस आपने ये कवर कर दिया कि इसमें क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते. मैं समराइज करूं अगर बाकी लोगों के लिए जो देख रहे हैं, तो अगर मैं ग्राम पंचायत लेवल से उठाऊं, तो जो ग्राम पंचायत इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर द आरटीआई. वो भी कवर्ड होता है. हाँ, वो they are public officer, they are ना. ओके. हाँ, वो तो जो है, जैसे ये प्रधान है, तो प्रधान वाज पीआईओ अर्लियर हियर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे वो. राइट. हाँ. ओके. जैसे मिनिस्टर हैं, ये हैं, ये सब ये सब जो है, दे आर अकाउंटेबल एक्चुअली. तो उनसे काम का ब्यौरा मांगा जा सकता है कि आपने क्या क्या काम किया है, और उसका जो पब्लिसिटी है, बेसिकली उनको पब्लिसिटी करनी चाहिए और पब्लिसाइज करना चाहिए उन्होंने क्या क्या काम किया है, which the act basically says. वो सो मोटो करने का प्रैक्टिस. एक्चुअली हमारा एक्ट तो ये कहता है, आइडियल सिचुएशन इज दिस, दैट इट शुड बी सो मोटो placed on your website. Okay. Anything you do with the public money, that should be ideally placed in the website for all to see. Right. That is the ideal condition. Right. So there is no occasion for anybody to seek an information. Right. Exactly. वो information इसलिए seek हो रही है क्योंकि वो public domain में नहीं है. नहीं. अगर public domain में तो कोई मांगेगा क्यों? मांगेगा ही नहीं. वो तो already available है. So, but these are, you know, these are the developing phases for any act. It is still a very young act. आपको तो IPC, CRPC में अब तक चलते हैं, कब से चल रहा है, लेकिन अब तक भी कुछ ना कुछ उसमें रहते हैं. चेंजेस आते रहते हैं. ये आपका कस्टम एक्ट है, फॉर दैट मैटर. एक्साइज एक्ट में 1944 से कुछ ना कुछ चेंज आता ही रहा है सर. हमेशा आता रहा है, कुछ ना कुछ आता रहा है. तो इसलिए ये अभी तो ये बहुत यंग एक्ट है, और अभी हम लोग इसको मतलब we really do not go by the word. We go by the spirit in our judgments also. Right. We see the what is the content in it, and what is required to be done. I know we do not strictly follow the spelling and the wording and all. We don't go by that. We go by the general spirit of the law and what is required. And general spirit of the concept is the maximum disclosure. So that is kept in my mind, in our mind, while we are deciding the cases. Yes. Sir, ऐसे उत्तराखंड में आपको कैसा लगा कि उत्तराखंड के जो लोग हैं और जनता है, वो जागरूक है इसके बारे में, या उनको और जागरूक करने की आवश्यकता है अभी? उत्तराखंड में जागरूकता तो खूब है जी. बात असल में ये है कि यहाँ पर देखिए, और दूसरा कुछ काम तो है नहीं ये और जो पलायन जो है अपना, जो पढ़े लिखे हैं वो वहाँ ज्यादातर जा चुके, लकीली अब वापस भी आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन जो हैं, जो शहरों में हैं, वो तो मतलब उनके पास ज्यादा काम नहीं है, तो वो आरटीआई में काफी लगे रहते हैं. अच्छा. हाँ, पर वो ठीक है, अच्छा भी है, वी लाइक इट.
ओके क्योंकि थोड़ा सा उससे ऑफिसर और जितना जितना ये अपने उसमें अपना हद में रहते हैं, नहीं तो वो भी अपनी हद से पार होने लगते हैं ना, जैसे जी पहले जी था जी तो जी पता ही नहीं जब यू पार्ट ऑफ यूपी, यहाँ पता ही नहीं लगता था कि आप लखनऊ से कौन क्या सी काम हो रहा है। स्कीम हुई है नहीं हुई है। अब तो मतलब पीपल जागरूक हैं, लेकिन जो वहां पर हैं ऊपर हैं जितने गांव में हैं, तो वो अब गांव में कौन रह रहे हैं जो कि बाहर नहीं आ सके फॉर बाहर व्हाटएवर रीजन, राइट तो वो उतने पढ़े लिखे भी नहीं है, तो अभी उनकी जागरूकता इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रही है। गांव लेवल पे भी आपके आते रहते हैं, खास करके ये प्रधानों के और जो आपका जिला पंचायत हो गया या ग्राम पंचायत अधिकारी बीडीओ है, इनके इनके जो इनके खिलाफ आता रहता है कि इन्होंने क्या काम किया कैसा किया। और लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसे वो पूछते रहते हैं कि मैंने ये एप्लीकेशन दी थी, फला कंप्लेंट की थी, उसमें क्या हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके रोकने के लिए, कितने दिन कहाँ रुकी रही, इसकी नोट शीट दीजिए। वो करते रहते हैं। और फिर यहाँ पर काफी लोग जो है आरटीआई में हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। ओके अच्छा, हालांकि आरटीआई में नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑर्डर दैट इज पास्ड बाय द कमीशन except by writ in the high court because of राइट the writ jurisdiction of that high court. राइट So 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 the people go for that writ petition, दो सटियारो क्या कहते हैं आप लोग भी कहते हैं ना उसको टेक्निकल उसमें। जी दिस उसमें इज मोर लाइक द सेटलमेंट कमीशन प्रोविजंस इन एक्साइज एंड कस्टम्स की, जहां पे प्रोविजन इन कैमरा होके वहीं कंक्लूड हो जाते हैं। अगर आपको चैलेंज करने हैं तो रेट पे चैलेंज कीजिए। हाँ रेट में ही, हाँ करेक्ट, हाँ सेम हाँ सेम राइट सेम सेम। सो दैट वे पीपल आर अवेयर एंड वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी होती रहती हैं उससे संबंधित। मतलब काफी इसने इसने बड़ा एक नया वो खोला है, विस्ता खोला है इसका। और ये बहुत अच्छा हुआ कि ये एक्ट आ गया, तो इससे काफी कुछ लोगों को जानकारी हो रही है। और ऑफिसर्स भी और जो अधिकारी हैं डिफरेंट उस पर लेवल पे, और जो मिनिस्टर्स हैं फॉर दैट मैटर, वो उनको ये जानकारी रहती है कि जो मैं कर रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, ये दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ आरटीआई, कल ये राइट कोई ना कोई पूछेगा, तो वो जिम्मेवारी के साथ उसको फैक्टर इन करते हुए जो भी करना है उनको, एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन तो ठीक हो रहा है। ओके क्योंकि बिकॉज दैट विल बी आस्क्ड बाय समबडी एट सम समबडी पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, इसमें वो भी नहीं है, टाइम लिमिट भी नहीं है, आप 20 साल का पूछ सकते हैं, 50 साल का पूछ बिल्कुल सकते हैं, एज लॉन्ग एज द रिकॉर्ड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय लॉ। लो मींस द रिकॉर्ड्स हैव गॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, जिसकी जैसे एज लिमिट है हर रिकॉर्ड की, तो जैसे कि 5 साल है 10 साल है तो उसमें डिस्ट्रक्शन हो, पर नॉट ओनली दैट, इट हैज गॉट टू बी एक्चुअली डिस्ट्रॉयड। ओके उसका डॉक्यूमेंटेशन की फला तारीख को हमने डिस्ट्रक्शन किया, ये इनके लिस्ट थी ये, अगर वो डिस्ट्रक्शन का 5 साल का भी है और डिस्ट्रॉय नहीं किया तब भी आपको देना है। If the information is in existence, that has got to be given. ओके हाँ, तो ये है इसमें। और जैसे कोई डिसीजन जो है आपने नॉर्मली आप कारण नहीं पूछ सकते, लेकिन वो एक सेक्शन 401D है, उसमें ये है कि कोई आपने जनरल पब्लिक की कोई इशू कुछ आपने किसी मिनिस्टर ने या किसी सेक्रेटरी ने वो किया है, तो उसको वो कारण भी बताना है कि ऐसा उसने क्यों किया, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है या पानी राइट का है, बिजली का है, कुछ ऐसा है। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग and people are getting benefited by this by and large, and officer the administration and the government is also is aware of this, that this information could be asked by anyone at any point of time. Interesting एक चीज इसमें ये हो रही है कि जितने हमारे लोग उत्तराखंड से बाहर हैं जी और उत्तराखंड के रहने वाले हैं और थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो अपने गांव की इंफॉर्मेशन जरूर पूछ रहे हैं जरूर कि क्या हुआ। हाँ, दैट इज वेरी गुड थिंग। गुड नहीं, ये बहुत अच्छी बात है सर। जो जो शिक्षित है कम से कम वो लोगों को जागरूक तो करे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो रहा है, तो वो तो हाँ प्राइम हाँ पर्पस है एक शिक्षा का, जो किसी को भी करना चाहिए। दैट इज वेरी गुड एंड आई हाँ। होप दैट ये और बढ़ता रहे, लोग और जागरूक होते रहे ऐसे। नहीं नहीं, उससे क्या क्या इससे ये क्या है कि वो सब जानकारी होने के बाद क्या वो जो जो रिवर्स
जो पलायन है ना, यहाँ एक पलायन आयोग भी काम कर रहा है, तो रिवर्स पलायन में है। जैसे पिछली बार आपके उसमें कोई कह रहे थे कि वो लोकल आपका वो MC इसके पांडे जी, लिए, पिथौरागढ़ में हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट जी। हाँ, तो वो कुछ कर रहे थे कि वहां पर आपको उन्होंने एक एम्प्लॉय रख लिया है। जी तो इससे एक रिवर्स जो माइग्रेशन है उसका भी हो रहा है। और उससे क्या है, एक और एडवांटेज वो जो उस दिन में वो रख सकते थे और रखना चाहिए। इससे क्या एडवांटेज हो रहा है कि जो डेमोग्राफी हमारी चेंज हो रही थी, अगर वो दिल्ली से जाता है, मद्रास से या कहीं से जा रहा है वापस, तो अपने आप को वोटर बनाएगा वहां। जी तो वो डेमोग्राफी, जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी चाहिए आपको, अदरवाइज तो क्या, अगर खाली होंगे तो इवेंचुअली जो प्लेन्स में इधर वो सारे के सारे आ जाएंगे, तो आपका जो पॉलिटिकल जो लीनिंग है, पॉलिटिकल जी वेट है, वो उधर नीचे प्लेन्स में ज्यादा आ जाएगा। तो द वेरी पर्पज की राज्य किस लिए बना था वो डिफीट हो जाएगा। डिफीट हो जाए, राइट। तो ये जो इससे हुआ है, आपका जीएसटी से जो हुआ है, तो उसका वो एक एंगल भी है पॉलिटिकल डेमोग्राफी का, कि वहाँ के लोग जो आजकल जैसे लोग जा रहे हैं वहाँ, जी तो जो जा रहे हैं तो 1.5-2 लाख जैसे यहाँ आया है उत्तराखंड गढ़वाल में, उधर भी आया होगा कुछ। लेकिन अगर वो जाके अगर वो बन गए होंगे, वोटर बन गए होंगे, या बनने की प्रोसेस में होंगे, रुकने में, तो उतना आपका नंबर ऑफ वोटर बढ़ गया ना वहाँ। वोटर बढ़ गया, बिल्कुल। हाँ, तो वो डेमोग्राफी जो अभी डिस्टर्ब हो रही थी, दैट विल गेट रिस्टोर्ड, दिस इज राइट व्हाट आई फील। राइट So that has got one more dimension to this. Yes. राइट। Thank you so much, sir, that you shared so much on RTI, and it was really insightful. Just Yes. a few more messages and comments from you as regard. You've seen what we are doing in the forum and the purpose of this forum that we've created. We just wanted to ask your views कि आपको क्या लगता है कि ऐसे forums की क्या importance है, और आपका क्या guidance और सब वो रहेगा हमारे जैसे forum के लिए, सर, जो एक professional forum हमने create किया है। See, the point is this: what is your outreach? That is important. If your outreach, how many people are listening to you, जी and where all it is going. जी So if your outreach is quite good, जी and it is being viewed by a lot many people than you probably expect, जी and it has got इसका प्रचार प्रसार अच्छा हो रहा है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि नॉलेज वाली हैं, जो हर एक को जानी, खासकर जीएसटी जो था, ये आरटीआई है, इस टाइप की जो कि जनरल पब्लिक गुड की हैं और लोगों को जाननी चाहिए। आफ्टर ऑल इसी इम्पोर्टेंट इज वन हैज टू हैव द नॉलेज, राइट क्योंकि नॉलेज इज द की थिंग। राइट इफ यू हैव द नॉलेज देन यू कैन probably proceed in whatever you are doing, and you can go to do the best. राइट So depends upon how much outreach you have got, and to what extent you have reached. So probably you keep doing this on the various subjects, but what is important, if it is limited to a very few people on very few groups, then it remains with that, and probably जो अगर उनको जा रहा है तो ऑलरेडी नॉलेजेबल होंगे जो सुन रहे जी होंगे, जी ये जी है। तो इसकी आउटरीच जो है उस लेवल की, which if you can find out in Uttarakhand, some of the groups जो इसको जहाँ ये जाना एक्चुअली, जिसके लिए जो हमारे इस समय ग्रुप में होंगे तो ऑलरेडी नॉलेजेबल हैं, दे ऑलरेडी जी नो जी a lot of things. Yes, राइट these exercises would give them little more knowledge, but the baseline knowledge they have, but it should go to the people where it is wanted more. So get yourself into those groups, राइट and try to have your outreach to the last point where it ought to be, because वहां उनको एडवांटेज होना चाहिए ना आपकी नॉलेज का। बिल्कुल सर, जो आप दिल्ली में हैं, आपको तो है ही, आपको कलकत्ता या बिल्कुल मद्रास है, उनको तो नॉलेज है ही है, वो तो देख बिल्कुल भी रहे हैं। बिल्कुल लेकिन ये आउटरीच अगर आप उत्तराखंड के लिए इन्होंने बनाया है, तो उसको देखिए कि आप अगर कुछ ऐसे ग्रुप्स में एंटर कर सकें जो कि लोकल लेवल पे है, गांव लेवल पे है, तो वहाँ इसकी नॉलेज की जरूरत है। और वहां पर ऐसा एड्रेस जो है अलग अलग सब्जेक्ट का, ये उनको 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 हिट करेगा, उनको सोचने में मजबूर करेगा कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी है, या हम कैसे कर सकते हैं। वो अपनी समस्या कहीं बता सकते हैं, आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं। आपके यहाँ तमाम किस्म के आपके ग्रुप में है, एडवोकेट भी हैं, आपके जीएसटी एक्सपर्ट भी हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं,
जी तो वो हर किस्म की वो एक वो हेल्प कर सकते हैं जी और एटलीस्ट एडवाइस जो कर सकते हैं. So बिल्कुल. so that is what my advice would be to increase your outreach We are to trying. the people where it is required most. Yes, sir. We are trying, sir. We need your support and your guidance also in this regard. Whatever we can do, we are trying to reach to more people in Uttarakhand. हमारा Yes. कोशिश यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पहुंचाएं. इसीलिए हम आप जैसी पर्सनालिटीज का इंटरव्यू भी कर रहे हैं, सो दैट लोग मोटिवेट भी हो कि और वो देखें भी कि उत्तरांचल से आने वाला एक आदमी किस लेवल तक पहुंच सकता है. इसमें अदर देन हार्ड वर्क देयर इज नथिंग एल्स. कीप वर्किंग. Absolutely. There is no substitute. भाई हमारे पास तो इस समय देखिए ना अब उत्तराखंड, पीछे तो ये भी था कि उत्तराखंड का जितना गवर्नमेंट में जो टॉप डिसीजन मेकर्स थे वो उत्तराखंड के उत्तराखंड थे. से थे. बिल्कुल सर. तो वो अच्छा वो सब ऐसा नहीं थे, वो कोई वो सब देखिए हमारी जनरेशन और हमसे पहले वाली जनरेशन, जी ये इनका लेवल उठने का एक ही था. वो सब गांव से वहीं से उठे हुए थे. हार्ड वर्क. अगले वाले जो हमारे अगली जनरेशन है वो जरूर उनके डिफरेंट लेवल पे होंगे, जी लेकिन हमारे और हमसे पहले वाले उनका बेस लेवल तो हर एक का वही था, वहीं से उठे हैं. और शेयर बाय डेंट ऑफ शेयर हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दैट. राइट. सो हमारे तो कितना ऑफिसर दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल एग्जैक्टली. wherever they are. अच्छा हमारे डिपार्टमेंट में देखिए आपके दे डिड सो वेल. हमारे कई पुराने मेंबर्स भी रहे, अभी राजकुमार साहब, पहले पांडे साहब थे और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर थे. जी 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 तो और इस तरह डिफरेंट सर्विसेज में, पुलिस में है, जी बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में है, कैबिनेट सेक्रेटरीट में है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में है. सो यू हैव अ ऑर्गेनाइजेशन देयर उत्तरायणी इन दिल्ली. यस. तो वो you can even enter into Uttarayani, or you can call some of the Uttarayani people, because वहाँ भी सब्जेक्ट डोमेन एक्सपर्ट है, वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं अलग अलग फील्ड के, अलग अलग मिनिस्ट्री के. तो they are doing too good. Some of them have retired on the highest level. So अभी आपके वाइस चांसलर कोई जोशी जी बने दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दिल्ली शायद. हाँ, तो इस टाइप का आपके you have a lot of talent available. Only thing is how you tap them, and that knowledge should not go with the individual. It should Yes. flow. It It should should flow. And definitely. that you are doing good job. Thank you, sir. Congratulations. Thank you so much for those words, sir. Your final words to the youth of Uttarakhand, and just a final message in totality to the people who are coming back to Uttarakhand, sir. Just a motivational message if you can give. My only advice to them is कि there is no substitute to hard work, and कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, शर्माना नहीं किसी काम से. बिल्कुल बिल्कुल. वो इश्यू हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है, वो जब उत्तराखंड से बाहर रहते हैं तो कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड आने के बाद वो पता नहीं क्यों वो एक वो बीमारी है, वो थोड़ा शर्माते हैं और छोटा काम और बड़ा काम देखने लगते हैं. जी. अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें कि जो लोग पाकिस्तान से आए थे अपना सब कुछ छोड़ के, उन्होंने काम को कोई नहीं देखा, चाहे सफाई का काम हो, चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, और आज वही टॉप पे हैं. बिल्कुल. आप ये तो हमारे पास लाइव एग्जांपल है. तो वो छोटा बड़ा काम नहीं देखना, एंड हार्ड वर्क इज द ओनली सब्स्टिट्यूट, और कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है. और क्योंकि आजकल एवेन्यू जितने हैं, गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उसकी जानकारी के लिए जो करना है आपके गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर देख के, बिल्कुल. और वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ध्यान रखना है, और उन नॉलेज उनको उनकी स्कीम्स का कितना फायदा आप ले सकते हैं उसमें करा के, जितना आप दिल्ली में कहीं और कमाएंगे, यूथ के लिए खास कर मैं कर रहा हूँ, उससे ज्यादा आप अपने बढ़िया एनवायरनमेंट में घर में रह के गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ लेके उससे ज्यादा कमा सकते हैं और हेल्दी एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने गांव के साथ, अपने शहर के साथ, अपने कम्युनिटी के साथ. तो ये मेरा फाइनल मैसेज है. कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना, काम को काम समझो और उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करो. हार्ड वर्क इज द बेस्ट लाइफ. थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you for sparing your time and sharing your views on our subject like RTI, जो अभी भी मेरे ख्याल से लोगों के जहनों में इतना ढंग से
बैठा नहीं है, जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर और लोगों को शायद उसमें करने की जरूरत है और इन्फॉर्मेशन लोगों को लेनी चाहिए। बाय एंड लार्ज जो आपने जो बेस लाइन बताई आरटीआई की, वो ये है कि इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर इन द पब्लिक डोमेन, सो आरटीआई जैसे एक्ट की जरूरत ही नहीं है प्राइमरी तो पहले तो आई थिंक वो इंडिया में पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, पर हमें आरटीआई जैसे टूल भी चाहिए जिससे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। नहीं, आप लोग भी आरटीआई लगाइए उत्तराखंड में और उनको कहिए कि साहब ये इन्फॉर्मेशन को आप 401B में आप उसमें पोस्ट करिए, वो लगाइए ना कि आपने क्यों नहीं की है, क्या कारण है कि 401B में आपने वेबसाइट में क्यों नहीं लगाया है इसको, लगाइए, आप लोग भी लगाइए, अपने गांव भी लगाइए, अपने शहर भी लगाइए। जी हाँ, इसके बाद आई थिंक काफी लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि वो लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं और आपके पास में हो सकता है एप्लीकेशन की बढ़ोतरी भी हो जाए आने वाले टाइम में सर। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर दिस। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू।